ओके बच्चों, अभी आपको दिख रहा है? ओके। अब देखिए, ये वीडियो आपको दो पार्ट्स में मिलेगा, तो आप दो पार्ट में इसको देख लेना। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो अभी आपको बाद में वीडियो देखना है तो ओके। तो हम ये पूछ रहे थे कि सबसे लोअर रिपल्शन फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा पार्टिकल नंबर 1 और सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिकल नंबर 5। अब यहाँ पे हम ये समझ रहे थे, पहले हमने क्या सोचा कि ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाएगा और इसको स्ट्राइक करके वापस आएगा। पर फिर हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो गोल्ड न्यूक्लियस है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इसको स्ट्राइक नहीं करता है, स्ट्राइक किए बिना ही वो वापिस आ जाता है। अब ये समझ में आया? तो हमारी सोच पहले से थोड़ी चेंज हो गई कि पहले हम देख रहे थे कि उसको स्ट्राइक करेगा, अब देखिए ये यहां से जाके वापिस आ गया। अब इनके बीच में कितना रिपल्शन फोर्स लगता है, इनके बीच में कितना रिपल्शन फोर्स लगता है उसको हम समझना चाहते हैं। तो रिपल्शन फोर्स देखिए कितना रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। रिपल्शन फोर्स बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो इसको अच्छे समझिए कि दोनों के बीच में कितना रिपल्शन फोर्स लगता है। ओके, तो ये जो रिपल्शन फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है? तो रिपल्शन फोर्स वो भी एक दो चार्ज के बीच में लगता है। कौन सा चार्ज? एक अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। और दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है बच्चों? दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। विच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय टू चार्जेस? कूलम फोर्स, यस। और किसी को कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम फोर्स, बरोबर है, बहुत खूब। तो इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वो फोर्स कितना होगा? तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आप क्या जानते हो कूलम फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम फोर्स। ओके, अब इसको हम इसके लिए सेट करते हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के लिए। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q1 मीन्स अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना? तो 2e, उसके पास कितना चार्ज होता है? 2e। ओके, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम होता है और हीलियम के पास क्या होता है? दो प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स मतलब 2e प्लस, मतलब अल्फा पार्टिकल के पास 2e और गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज कितना? Z इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चलिए, इस फॉर्मूला में सबको समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने 2e क्यों लिखा? 2e मीन्स क्या? Q1, और Q1 मीन्स क्या? अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो 2 इंटू ई, ओके, उसके पास दो प्रोटॉन होते हैं, तो 2 इंटू ई। अब Z इंटू ई क्या लिखा? Z इज अ एटॉमिक, Z को आप केमिस्ट्री में क्या बोलते हो बच्चों? एटॉमिक नंबर। ओके, तो उसके अंदर गोल्ड के अंदर कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? नहीं पता किसी को? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? उर्मिक, शाहीन, जैनिल, नैतिक, जिया, जो भी बच्चे हैं। 79, यस, वेरी गुड। कितना होता है? 79। तो समझिए कि 79 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक नंबर क्या प्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसके पास कितने प्रोटॉन है? 79। पर एक प्रोटॉन का चार्ज कितना?
ई जितना, तो 79 के लिए कितना, 79 इंटू ई। चलिए अब समझ में आए, जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिखिए, और जिसको समझ में आया वो यस लिखिए। बरोबर है, ओके, यस, वेरी गुड। और किसी को डाउट है बच्चों? फिर से, z क्या है, एटॉमिक नंबर, वो कितने हैं, 79, पर एक का चार्ज e, तो 79 का कितना, 79 इंटू ई, मतलब z इंटू ई, और इसका e, तो एक क्या फोर्स है, रिपल्शन फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड, क्या बताया, गोल्ड न्यूक्लियस। ओके, ये वाला है। चलिए इतना फोर्स लगता है और ये वापिस आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हमको स्टडी करना है कि इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, ये जो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, ये इसका अपना ओरिजिनल पाथ है। ओके, यहाँ से इस न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बी। एंड बी को हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। व्हाट इज बी, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर के फॉर्म में। देखिए इसके लिए बी इतना हुआ, अब ए, इसके लिए भी इतना होगा। अब ए पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उसने अपना ओरिजिनल पाथ जो है वो ऐसे था, इस फॉर्म में ऐसे था, तो यहां से इसका बी कितना होता है, इतना होगा, इसके लिए बी इतना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो उसको हम नोट करते हैं। देखिए इसको अच्छे से समझना है, 1 मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे कि इम्पैक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन हम नोट करते हैं। तो B इज इक्वल टू इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर को क्या बोलेंगे बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड, गोल्ड न्यूक्लियस एंड, बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड ओरिजिनल पाथ ऑफ, ओरिजिनल पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ओके, चलिए इम्पैक्ट पैरामीटर में सबको समझ में आया, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर है, ओके। चलिए इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कोई बताएगा, फिफ्थ अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उर्मिक नो। और किसी को डायग्राम देख के आप बता सकते हो, जेनिल जिया नैतिक नो, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बनता ही नहीं है, ये तो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं होगा। मतलब आपकी बुक्स में वर्ड्स लिखे हैं कि फिफ्थ पार्टिकल के लिए
या तो जो पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट चल रहा है उसकी डायरेक्शन में ही जा रहा है, न्यूक्लियस की डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम होता है। और मिनिमम मतलब कितना? जीरो जितना। मिनिमम मतलब कितना होता है? जीरो जितना होता है। ओके, तो इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं मिलेगा। ये आएगा समझ में? अब इसके बाद हमको एक पॉइंट और समझना है, और वो जो पॉइंट है इसको समझिए। 1 मिनट बच्चों। ओके, देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर तो हमने नोट कर लिया। अब एक दूसरा डिस्टेंस हमको नोट करना है, और इसको हम बोलेंगे डी। एंड डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। डी क्या है बच्चों? मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच को समझना कि मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है और इसको हम कैसे समझना चाहते हैं। देखिए, इसको यहाँ पे ही नोट करते हैं फिर से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ए अल्फा पार्टिकल्स, ए न्यूक्लियस है, ए न्यूक्लियस है। ओके, गोल्ड का न्यूक्लियस है, और ए अल्फा पार्टिकल जो उसके सेंटर की तरफ जा रहा है वो यहाँ जाके ऐसे वापिस आ गया, यहाँ से वापिस आ गया। तो वो जितने डिस्टेंस से वापिस आया, ए डिस्टेंस, न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच, कि वो कितना क्लोज जाके वापिस आता है, कितना क्लोज जाके वापिस आता है। तो यहां से देखिए, एक कहां तक गया? ए यहां तक गया और वापिस आया, ए यहां तक गया और वापिस आया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए अल्फा पार्टिकल का क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा। तो ऐसे गया और कहाँ से वापिस आया? यहाँ से वापिस आया। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? क्लोजेस्ट अप्रोच। मिनिमम क्लोज, जितना हो सके उतना क्लोज जाके वो वापिस आता है। बरोबर है? तो यहाँ पे दो डिस्टेंस समझ में आए। बी इज अ इम्पैक्ट पैरामीटर। बी क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर मीन्स perpendicular distance between gold nucleus and original path of alpha particle. Okay, and closest approach क्या है? minimum distance for alpha particles is reflected. Minimum distance of for alpha particle is reflected, otherwise return to back, वापिस आएगा। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? क्लोजेस्ट अप्रोच। चलिए, क्लोजेस्ट अप्रोच में समझ में आया या नहीं आया? यस। और किसी को क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ से बहुत अच्छा बच्चों, अब एक क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उससे हम क्या समझ सकते हैं? तो क्लोजेस्ट अप्रोच से हम न्यूक्लियस की साइज समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, एक बढ़िया सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। डिराइव्ड साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस हेल्प ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
अप्रोच। हम साइज न्यूक्लियस की डिराइव कर सकेंगे किससे? हेल्प ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। अब ए कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, ए एक न्यूक्लियस है, इसका रेडियस यहां से, इसका रेडियस यहां से, ये देखिए ए रेडियस यहां से है 4। अब एक अल्फा पार्टिकल्स यहां से आया और यहां से वापिस आ गया, और हमने देखा कि ए डिस्टेंस कितना है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? 9। ए डिस्टेंस 9 है, तो यहां से ए वापिस आ गया, 9 डिस्टेंस से वापिस आया। इसका मतलब क्या है कि ए जो 9 डिस्टेंस है वो इस रेडियस से तो ज्यादा ही है, रेडियस से तो क्या है? ज्यादा ही है। फिर से समझिए, ए एक न्यूक्लियस है, ए एक अल्फा पार्टिकल्स गया और यहां से वापिस आया। अब ए रेडियस है 3 और ए डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का वो है 6। तो इसका मतलब क्या कि ए अल्फा पार्टिकल जिस डिस्टेंस से वापिस आया है वहां से इस न्यूक्लियस का रेड जो सेंटर का डिस्टेंस है वो इस रेडियस से तो ज्यादा ही है, रेडियस से तो ज्यादा ही है। ऐसा क्यों समझ में आएगा? अगर मान लीजिए कि इस न्यूक्लियस का रेडियस इतना है और अल्फा पार्टिकल्स यहां से वापिस आया, यहां से वापिस आया, तो वो तो क्या है, इसको टकरा के वापिस आएगा। पर ये तो टकराता तो है नहीं, बिना टकराए रिपेल होके वापिस आता है। तो रिपेल होके वापिस आता है, इसका मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस है उससे इसकी रेडियस क्या है? कम है। अब मान लो कि इसको और एक बार समझ लेते हैं। यहां से ए है 5 और ए वापिस आया यहां से, इसका मतलब क्या? ए वापिस आया 6 से, ए वापिस आया 6 से। तो हमको क्या समझ में आया कि ये 6 से वापिस आया है, इसका मतलब इसका रेडियस 6 से तो कम ही होगा। अब मैंने आपको बताया कि इसका रेडियस है 7, 8 और 4। तो इसमें से कौन सा रेडियस होगा? इसके, इसका रेडियस कैसा होगा? 7, 8 और 4 में से कौन सा रेडियस होगा? 7, 8 और 4। फिर से समझिए, फिर आप आंसर दीजिए। ये अल्फा पार्टिकल इसको टकराता तो है नहीं, अभी हमने देखा ना कि अल्फा पार्टिकल बिना टकराए यहां से वापिस आता है। तो यहां से इस डिस्टेंस को हम क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो ये जब यहां से वापिस आता है तो हमको क्या समझ में आया कि 6 डिस्टेंस से वापिस आया, तो 6 से तो ये कम ही होगा। अगर ये इसके रेडियस के बहुत डिस्टेंस कम से वापिस आएगा तो इसको टकरा जाएगा, पर स्ट्राइक करना अलाउ नहीं है क्योंकि वहां पे तो रिपेल होगा। अब हमने देखा कि ए अल्फा पार्टिकल गया और यहां से वापिस आया, ए डिस्टेंस कितना है? 5 और ए कितना डिस्टेंस से वापिस आया? 6। तो इसका रेडियस 6 से तो कम ही होना चाहिए क्योंकि 6 से ज्यादा होगा, बरोबर है। तो वो क्या करेगा? इसको स्ट्राइक करेगा, बरोबर है। तो आप बताइए कि मैंने आपको पूछा कि ये 6 से वापिस आया तो इसका रेडियस कितना होगा? 4 होगा, 8 होगा या 9 होगा? 4, 4, 4 होगा। क्यों? समझ में आ रहा है अभी आपको? क्योंकि अगर 8 और 9 होता, इसका रेडियस 8 होता तो वो तो इतना होता, और इतना होता तो ये तो यहाँ से आता तो इसको टकरा के जाता। पर ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको हीट नहीं करता है, मतलब यहीं से वापिस आएगा। समझ में आया? तो इससे हम उसका जो रेडियस का, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस है, उसकी साइज निकाल सकते हैं। और ये साइज रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके निकाली, तो वो कितनी निकाली? तो वो साइज उनको मिली 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। इतने स्केल का उनको ये रेडियस मिला। ओके। पहले जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट, सॉरी, थॉमसन जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो देखिए थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के दौरान हमको ए साइज कितना मिला था, जब एवोगेडो ने हमको बताया था तो वो कितना मिला था? 10⁻10 मीटर। इससे तो ये बहुत कम हो गया, इससे तो ये बहुत कम हो गया। और कितना मिला? 10⁻15 टू 10⁻14 मीटर।
समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमको यहाँ से समझना है और इसको अच्छे से नोट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जब अल्फा पार्टिकल्स दौड़ के यहाँ पे आता है, पहले इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब यहाँ पे है तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके बीच में एक डिस्टेंस है, इसके बीच में एक डिस्टेंस है। देखिए इसको यहाँ से समझते हैं। ए अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे है तो इसके और इसके बीच में क्या है? डिस्टेंस है, कुछ हाइट है, और कुछ हाइट है तो इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। पर जब ये अल्फा पार्टिकल दौड़ के आता है, ये अल्फा पार्टिकल जब दौड़ के यहाँ पे आएगा, ये ऐसे दौड़ के इस तरफ आया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो वो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू ई जेड इंटू ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? सिर्फ आर। आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर भी लेते हैं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर भी लेते हैं, तो यही फॉर्मूला हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ओके, पर ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ रहा है आपको? तो यही फॉर्मूला निकाला। पर एक कहां से ए डिस्टेंस कौन सा लेंगे? तो इस डिस्टेंस को हम लेंगे डी। कौन सा डिस्टेंस लेंगे? डी, कि जहां से वो वापिस आता है। तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लेंगे, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू, यहाँ पे z और ई स्क्वायर लिख सकते हैं, और r की जगह पे क्या लिखेंगे? d। व्हाट इज d? मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां जाके वो वापिस आया। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो उस डिस्टेंस में हम क्या लेंगे? डिस्टेंस d। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम बहुत सारे एग्जाम्पल सम कर सकते हैं। और आपकी बुक में आई थिंक फर्स्ट नंबर का जो इलिस्ट्रेशन दिया है, वो इसी टॉपिक पे दिया है, इसी फॉर्मूला को ऐड करके दिया है। तो हम इससे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। चलिए, क्लियर है? यस उर्मिक, और समझ में आया बच्चों? तो वो एग्जाम्पल आप कैलकुलेट करना, अदरवाइज तो ये टॉपिक कैंसिल है, आपको पता है ना। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक एग्जाम में नहीं है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, फिर ये जो अल्फा पार्टिकल्स का जो ट्रेजेक्टरी पाथ है, ये सब, और एग्जाम्पल नंबर मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर 1.1 1.2, वो सारे कैंसिल है। पर हमको एक बार उसको अच्छे से स्टडी करना है, तब जाके हमको आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? ओके, बरोबर है। अब हमने सबसे पहले थॉमसन का मॉडल स्टडी किया। एक किसका मॉडल था? रदरफोर्ड का मॉडल था। और रदरफोर्ड ने मॉडल में क्या दिया? कि मैनी पॉजिटिव चार्ज इज इन सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज इज मूविंग अराउंड देम। ओके, तो उन पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, पर उनके बीच में ऐसा भी फोर्स होता है कि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बरोबर है? तो हमको हमारे इस टॉपिक में यहाँ तक क्लियर करना है, यहाँ तक अच्छे से समझना है कि व्हाट इज ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, अब इसकी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन जो है वो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन ही है फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए, कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसका रेडियस कितना होना चाहिए, तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। आएगा समझ में? उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, इतना क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हम इस टॉपिक को रखते हैं। थोड़ा आज एरर हुआ, लेट मतलब उसमें लेक्चर में एरर आ गई, और ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। ओके, पर हमारा लेक्चर आई थिंक हम कल भी सेट करेंगे, तो उसका टाइम मैं आपको बोल दूंगा। बरोबर है? ओके, थैंक यू।